आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज आपका जो भी भ्रांतियां हैं या इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपका क्लियर करूंगा। अगर आप ध्यान से सुनते हैं वीडियो को तो आपकी बहुत सारी जो भ्रम हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड जो होता है ना वो महंगाई को बीट करने में बहुत ज़्यादा समर्थ होता है और हमारे पैसे को ग्रो करने में वो काफ़ी मदद करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा जरूर लें। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ चीज़ें हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें जो डर लगता है, डर क्यों लगता है? क्योंकि ये मार्केट के अधीन होता है। मार्केट का जो चढ़ाव उतार है उसकी वजह से लोग डर जाते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने इतने सालों में देखा है, जो मैंने अर्न किया है, ये वोलेटाइल ज़रूर है, अप एंड डाउन ज़रूर होता है, लेकिन एक समय में ये आपको अच्छा खासा गेन देता है। ये आप इस चीज़ का विश्वास करें। पास्ट में भी दिया है, फ्यूचर में भी दिया है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी पर हमें भरोसा है। दूसरी चीज़ क्या है, डरने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना या स्टॉक्स जो होते हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं। अब सेबी क्या होती है, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर दूं आपको। सेबी होती है जैसे बैंकों को गवर्न करने के लिए एक बॉडी, गवर्निंग बॉडी बनाई हुई है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसका गवर्नर होता है। उसी प्रकार से सेबी जो होती है वो सेबी जो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। और ये हर चीज का काम है इनके ऊपर चाबुक चलाना, डंडा चलाना और हमारे आप जैसे आम इन्वेस्टरों के हित का ख्याल करना कि ये कहीं आपकी कमाई को, प्रॉफिट को सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, उन चीज़ों को रेगुलेट करना किसका काम है? सेबी का। तो जब जहाँ पर रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी है, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड या चीट ये कैसे हो सकता है, ये चीज़ सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दें आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। दूसरा, अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक पर। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एनएफओ से शुरू करते हैं। एनएफओ। अब एनएफओ में चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूं। एक होती एएमसी होती है, ठीक है। एएमसी क्या होती है ये समझ लीजिए। एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट, एक कंपनी होती है जिसमें हर फंड के डिफरेंट फंड के फंड मैनेजर होते हैं। वो फंड मैनेजर एक या दो या तीन भी फंड मैनेजर एक फंड के हो सकते हैं, वो एयूएम के मुताबिक होता है। बट अगर फंड मैनेजर काबिल है तो आपके मार्केट का जो उसका बेंचमार्क होता है ना, क्राइटेरिया होता है, ये सब आपको लेटर समझ में आएगा, तो उसको जरूर बीट करवाता है। उसका चैलेंज यही होता है क्योंकि उसकी नौकरी है और उसके साथ पूरी एक टीम काम करती है, ठीक है ना। आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक टीम काम करती है और जो पैसा आपका उस एएमसी के अंडर में, फंड के अंडर में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एयूएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयूएम बोलते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब कितना असेट उनके मैनेजमेंट के अंडर में है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है हर जगह पे। कहीं पर भी आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे, जो भी उसके ऐप्स हैं, साइट्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको वो दिखाएगा। आपका फंड तो दिखाएगा प्लस कंप्लीट उसका एयूएम वगैरह आपका दिखाएगा एएमसी। उसमें कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो एनएफओ आपका आया, न्यू फंड ऑफर आया। मान लिया कोई फंड आ गया, न्यू फंड ऑफर आया। न्यू फंड ऑफर का एक बेसिक एनएवी उसकी सेट कर देते हैं। मान लिया 10 रुपया सेट कर दिया उन्होंने। अब 10 रुपया सेट करने का भी एक तरीका है, वो फिर लेटर समझाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो एनएफओ आ गया। एनएफओ में क्या हो गया, आपके दो टाइप के फंड हो गए। एक हो गया ओपन एंडेड फंड हो गया, एक हो गया क्लोज एंडेड फंड हो गया। क्लोज एंडेड स्कीम वो हो गई जो स्कीम कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, उसमें आपका पैसा ले लिया जाता है और वो मैनेज कर दिया। मैनेजमेंट बोलता है भाई अब हम इतना ही मैनेज करेंगे, आगे नहीं करेंगे, और उसको क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। ओपन एंडेड वो फंड होता है जिसमें आप कभी भी अपना पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लोज में कुछ टाइम का क्लॉज भी वो दे देते हैं, कितने टाइम तक पैसा आप निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको इतना टैक्स वगैरह लगेगा, या आप नहीं निकाल सकते हैं। बट ओपन एंडेड में क्या है, आप कभी भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी उसके अंदर से रिडीम कर सकते हैं। चलिए, अभी आप म्यूचुअल फंड में दो टाइप से अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? एसआईपी हो गई आपकी, ठीक है ना। एसआईपी किसको बोलते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मेन
जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप मान लिया आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, आपको ये मालूम है कि मेरे पास पैसा आ रहा है और मुझे उस पैसे को मुझे मान लिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या हमें देना है, अच्छे अपने पैसे को ग्रो करना है। तो आपने क्या किया, दो टाइप से इसको कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं चेक के माध्यम से, आप नियरेस्ट जो आपकी उसकी ऑफिस है उस फंड की, तो आप वहाँ पर जा करके उसको अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से है कि आप इसको लमसम के द्वारा भी, लमसम मतलब एक टाइप से आप अपना अभी हम एसआईपी की बात कर रहे हैं। एसआईपी को हम क्या करेंगे, दूसरा अपने बैंक को मैंडेट दे देंगे कि फलानी तारीख को फलाना अमाउंट मैं आज ये मैंने मैंडेट दिया हुआ है, इस मैंडेट पे हमारा ये अमाउंट डिडक्ट होकर के इस एमसी को इस फंड को चले जाना चाहिए। उस दिन आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी एनएबी आपको मिल जाएगी। एनएबी क्या होती है, वो होती है नेट एसेट वैल्यू होती है। क्या होती है एनएबी? एनएबी होती है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है ना। एनएफओ के टाइम पर जो एनएबी होगी, जैसे जैसे उसकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, एवं बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनएबी आपकी कंपाउंडिंग होती चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि आपका म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग होता ही होता है, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका लमसम है। लमसम आप क्या करेंगे, एक साथ आपने अपना पैसा, एक मुश्त पैसा आपने डाल दिया, लमसम को हम एक मुश्त बोलते हैं। उसको आपने लमसम अगर डाल दिया है तो मार्केट अगर डाउन हो रही है तो आपका पैसा भी क्या होगा कि जैसे उसके शेयर्स के वैल्यूज डाउन होंगे उसके साथ एनएवी डाउन होगी, तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपका एसआईपी में क्या होता है कि आपका पैसा क्या होता है, रुपी कास्ट एवरेज हो जाता है, आरसीए हो जाता है। जैसे जैसे आप अप में भी दे रहे हैं, डाउन में भी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, टोटल मिलाकर के एवरेज आउट हो जाएगा। एवरेज आउट होकर के और उसके बाद में फिर वो एक साथ अक्यूमुलेट हो जाएगा। बट अगर उतना हमारे पास नहीं है, लमसम में क्या होगा, एक साथ आपने एनएवी ले लिया, डाउन हो रही तो ठीक है, कुछ दिन डाउन होगी, बट पता है चाहे बंदा हो चाहे शेयर मार्केट हो, जाना इसने ऊपर ही है, सबको जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो आपकी कंपाउंडिंग में लमसम में प्रॉफिट आपका जल्दी दिखता है एसआईपी के वर्सेस, क्योंकि एसआईपी अक्यूमुलेट होते होते जब उसमें कुछ अमाउंट जमा हो जाएगा तब उसकी जब कंपाउंडिंग शुरू होगी तब उसके बाद में आपका प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। बट एसआईपी में क्या होता है, रिस्क कम होता है, लमसम में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, रिस्क दोनों में होता है, ठीक है। तो एसआईपी और लमसम आपको समझ में आ गया, एनएवी आपको समझ में आ गई, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम आपको समझ में आ गई, एनएफओ आपको समझ में आ गई। अभी कितने टाइप के प्लान ले सकते हैं, प्लान हम ले सकते हैं दो टाइप से, क्लियर है। दो टाइप से प्लान ले सकते हैं, एक है आपका डायरेक्ट प्लान, एक है आपका रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है जो आप सीधे एएमसी के द्वारा खरीद सकते हैं, या आपको डायरेक्ट प्लान जो आपकी हाउसेस हैं, फंड हाउसेस हैं, वो भी आपको डायरेक्ट प्लान देती हैं। उसमें क्या होता है, जो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है ना, जो आप उसका खर्चा कुछ ना कुछ, आप भाई कोई आपका काम तो ऐसे करेगा नहीं, तो जो आपका फंड हाउस है वो आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, जो 1% से लेकर के 2.5% तक हो सकता है। अब डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि उसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर उसका खर्चा जो आपका कम लगेगा, टीआर आपका कम लगेगा। बट रेगुलर प्लान में 1 से 1.5% जो होता है ना, वो ब्रोकर को, आपका एजेंट को आपका कमीशन चला जाता है। उसकी वजह से रेगुलर प्लान का क्या होता है, फीस उसकी ज़्यादा होती है, तो वो बाद में आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी कम दिखाई देगा। अब आपको लगेगा कि यार 1% से क्या होता है या 1.5% से क्या होता है, इतना हम दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हैवी अमाउंट हो जाता है तो वही आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दिखता है। जब वो उसका एक्यूमुलेशन होता है 20 साल के 25 साल के बाद में, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तब आपका दिखता है। बट आज अभी वो समय नहीं है। अगर आप बिल्कुल लेमैन हैं, बेसिक हैं, तो आप ज़रूर किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का सहारा लें, किसी न किसी एजेंट का सहारा लें, किसी न किसी ब्रोकर का सहारा लें। बट उसमें खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि वो ब्रोकर या एजेंट या कोई भी आपका जो ऑफिस है, जो लोकल ऑफिस है, वो आपको डमी प्लान ना सौंप दे कि जिसमें उनकी फीस जिसमें उनको ज़्यादा मिले, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपनी समस्या को बताएं, आप अपने जो आपके जितना आपका रिस्क एपेटाइट जिसको बोलते हैं वो आपका कितना है, वो आप बताएंगे तो डेफिनेट है
कि बहुत सारे लोग अच्छी सलाह भी देते हैं आपके एज के मुताबिक, आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। आपको अगर सही तरीके का फंड दे दिया तो डेफिनेट है कि आप उसमें फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या आप हमें फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में जाइए बिल्कुल निश्चिंत होकर के। उसमें आपका खर्चा भी कम लगेगा, उसमें आपको सही फंड भी मिलेगा और आप अपने पैसे को ग्रो करने में आप अपने आप में स्वयं आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया डायरेक्ट प्लान, हो गया रेगुलर प्लान भी हो गया। अभी बात अगर टैक्सेस की नहीं आती है तो ये टॉपिक अधूरा है। ठीक है ना, टैक्सेस इसमें दो टाइप के टैक्सेस आपके हो जाते हैं। एक हो जाएगा टैक्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको बोलते हैं, एक हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है जिसके आपको आपके फंड हाउस ने कर दिया कि इसका एग्जिट लोड इतना है, अगर आप 1 साल के अंदर में रिडीम करते हैं, मैक्सिमम 1 साल के अंदर का क्लॉज होता है हर फंड में। तो 1 साल से पहले अगर आप लगाते हैं, निकालते हैं आज की जो रूलिंग है, तो उसमें आपका क्या लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा जो आपका 15% के आसपास होगा। ठीक है, वहीं अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा रिडीम करते हैं तो आपको क्या लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं। लेकिन आपके प्रॉफिट पर 1 लाख रुपए इसमें से क्या है, इसकी रिबेट है। 1 लाख पर आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया।